हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉटन क्लास में। आज हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट का नए सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। बी ट्रिपल ई का मतलब हुआ बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सिलेबस को देखते हैं कि इसके सिलेबस में कौन कौन से चीज़ें को हमें पढ़ना है। सिलेबस ओवरव्यू में देखते हैं तो हम लोग इसको 5 यूनिट में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में क्या होगा, हम लोग फर्स्ट यूनिट में डीसी करंट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फेज एंड थ्री फेज ऑफ एसी करंट। उसके बाद यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। उसके बाद यूनिट 4 में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद यूनिट 5 में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहला यूनिट को पढ़ते हैं। सबसे पहला यूनिट में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट में हम लोगों को डीसी सर्किट के बारे में जानना है कि डीसी सर्किट क्या होता है। उसके बाद इसमें सब टॉपिक में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे और कुछ बेसिक टर्म के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ देखेंगे। उसके बाद थेवेनिन्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम देखेंगे। उसके बाद पावर एबव ऑल द सर्किट, मतलब थेवेनिन्स सर्किट या सुपरपोजिशन सर्किट या किरचॉफ्स लॉ से नोडल एनालिसिस जो हम लोग पढ़ेंगे, उससे पावर डिसिपेट कितना होता है उसको हम लोग देखेंगे। फिर स्टार डेल्टा कन्वर्जन और डेरिवेशन देखेंगे। फिर हम लोग सब टॉपिक पे जो जो टॉपिक पे न्यूमेरिकल होगा सब पे हम लोग प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट का बेसिक टर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डीसी सर्किट के बारे में। डीसी सर्किट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को देखते हैं। क्या है डिफिनेशन? द क्लोज पाथ इन विच द डायरेक्ट करंट फ्लो इज कॉल्ड डीसी सर्किट। The current flow in only one direction and mostly used in low voltage application। कि जब एक क्लोज सर्किट हो, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए बैटरी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, इसे थोड़ा बड़ा कीजिए, और मान लीजिए कि यहां कोई लोड है, यहां मान लीजिए कि एमीटर लगा दिए, अमीटर, यहां मान लीजिए स्विच लगा दिए और यहाँ लोड रेसिस्टेंस है, यहाँ मान लीजिए वोल्ट मीटर, वोल्ट को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दें। पैरेलल में वोल्ट मीटर लगते हैं तो वोल्ट मीटर लगा दें। तो अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ से करंट गया, डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है कोई सर्किट में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डीसी सर्किट बोलेंगे। मोस्टली यूज होता है लो एप्लीकेशंस के लिए। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि बैटरी से हम लोग मोबाइल को चार्ज करते थे, बैटरी में लगा के मोबाइल को चार्ज करते थे। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सा एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट पैसिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है। मान लीजिए कि एक सर्किट है, यहां पे बैटरी लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहां पे मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है, यहां से मान लीजिए ये देखिए क्या हो रहा है कि ये जो बैटरी लगा हुआ है ये वोल्टेज सोर्स प्रदान कर रहा है पूरे सर्किट को, तभी तो ये बल्ब जल रही है। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये क्या कर रहा है, एनर्जी को डिलीवर कर रहा है पूरे सर्किट में। और ये क्या कर रहा है, बल्ब क्या कर रहा है, एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट। और बल्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा हम लोगों का? इसका डेफिनेशन क्या होगा? दोज एलिमेंट which deliver
energy to circuit is called active element. एक्टिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट को क्या करेंगे? those element which observe energy is called passive element. एक्टिव एलिमेंट क्या होता है और पैसिव एलिमेंट क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग एक्टिव एलिमेंट के सब पार्ट को देखेंगे, मतलब उसके अंदर भी पार्ट है तो उसको हम लोग देखेंगे। एक्टिव एलिमेंट में आइए तो एक्टिव एलिमेंट का सब पार्ट क्या है? INDEPENDENT इंडिपेंडेंट सोर्स, और एक क्या है? डिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स का भी सब पार्ट है, आइडियल और प्रैक्टिकल। और फिर आइडियल में हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज, करंट। फिर हम लोग प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे वोल्टेज, करंट। डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है? INDEPENDENT इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है? द वैल्यू ऑफ CURE करंट और वोल्टेज does not depend on other value of current and voltage। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ करंट एंड सोर्स, द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अदर करंट और वोल्टेज। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स करते हैं। अब इंडिपेंडेंट सोर्स में हमको क्या देखना था? एक आइडियल देखना था और एक क्या देखना था? प्रैक्टिकल। आइडियल सोर्स क्या होता है? चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये V वोल्टेज यहां से प्रदान हुआ, ये लोड है, अब हम लोग आइडियल सोर्स के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में जानेंगे। तो आइडियल सोर्स को हम लोग चलिए एक एग्जांपल के से देखते हैं कि मान लीजिए ये वोल्टेज है, मान लीजिए ये 10 वोल्ट है और यहाँ 2 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, 2 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। अब देखिए कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो करंट निकालेंगे V इक्वल टू IR, ठीक है। तो R तो हमें दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा 10/2 मतलब 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए तो इसके अगर बीच में हम लोग को वोल्टेज निकालना है तो क्या निकालेंगे? वोल्टेज कैसे निकलेगा? V इक्वल टू IR, तो V कितना है? V निकालना है, I कितना है? 5 और करंट कितना है? 2, तो 10 वोल्ट आ गया। अब देखिए इसके बीच में क्या आ गया? 10 वोल्ट आ गया। तो क्या है ये कि जितना सप्लाई हम लोग दे रहे हैं वो कहीं लॉस नहीं हो रहा है और उतना ही सप्लाई लोड को मिल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सोर्स बोलेंगे।
प्रैक्टिकल सोर्स क्या बोलेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ जैसे प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसके वैल्यू लोड के पास पूरे वैल्यू नहीं जा पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल सोर्स बोलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं आइडियल सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल सोर्स क्या होता है। आइडियल सोर्स में पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को देखेंगे। तो आइडियल सोर्स क्या होते हैं, आइडियल, IDEL, आइडियल सोर्स, द सोर्स इन which voltage or current does not change across load terminal is called ideal source। आइडियल सोर्स, आइडियल सोर्स क्या होते हैं कि द सोर्स इन विच द वोल्टेज और करंट डज नॉट चेंज अक्रॉस द लोड टर्मिनल, जितना हम सप्लाई दे रहे हैं उतना ही सप्लाई लोड रेसिस्टेंस के पास जा रहा है, तो उसे हम लोग आइडियल सोर्स बोलते हैं। आइडियल सोर्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, हम लोग ने पीछे एग्जांपल लिया था कि जब कोई एक वोल्टेज है अक्रॉस द लोड टर्मिनल, तो जितना वोल्टेज यहां सप्लाई किए हैं, मान लीजिए 10 वोल्टेज सप्लाई किए हैं, उसके क्रॉस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी 10 वोल्ट आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जीरो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। उसके बाद इसका हम लोग अगर ग्राफ देखते हैं तो देखिए, ये मान लीजिए आई है और ये वोल्टेज है, तो मान लीजिए यहाँ वोल्टेज सोर्स हम लोग 10 एम्पियर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिए, तो ये क्या कांस्टेंट होगा, करंट बढ़ते रहे या घटते रहे उससे इसको प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स के बारे में। आइडियल करंट सोर्स, करंट सोर्स का सिंबल ऐसे होता है, मान लीजिए कि ये कोई लोड रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस है, तो जितना हम लोग करंट यहां से दे रहे हैं, मान लीजिए कि 10 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, तो 10 एम्पियर का करंट क्या होगा, यहाँ 10 एम्पियर का करंट पहुंच जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल करंट सोर्स बोलेंगे। यहां भी क्या होता है, इसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता है, डजंट वेरीफाई, डज नॉट वेरीफाई। उसका ग्राफ हम लोग देखते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ देखते हैं, मान लीजिए इतना करंट है, करंट इसका कांस्टेंट होगा, जितना करंट दे रहे हैं उतना ही करंट जा रहा है, तो ये करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मान लीजिए यहाँ 10 एम्पीयर का करंट दिए, तो ये कांस्टेंट करंट होगा। और ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, एक लीनियर ग्राफ होता है, हम लोग इसको आगे देखेंगे, लीनियर ग्राफ होता है। तो क्या होता है कि आइडियल करंट सोर्स हो या आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, दोनों क्या करते हैं, ओम्स लॉ का करंट, ओम्स लॉ का ग्राफ को वेरीफाई नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज
सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है कि देखिए, एक वोल्टेज सोर्स होता है, उसके साथ कुछ इंटरनल वेरी लो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए भी है, यहाँ पे कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है और फिर यहाँ पे हम लोग लोड रेसिस्टेंस को लगाते हैं। ये क्या हो गया? लोड रेसिस्टेंस। ये लोड रेसिस्टेंस हो गया। तो क्या होता है कि देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि मान लीजिए ये भी है, यहाँ हम लोग का मान लीजिए यहाँ V1 आएगा, कुछ लोड आएगा V1, क्योंकि ये देखिए कुछ तो ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 ओम है, 2 ओम है ये, और ये 5 ओम है, और ये 10 ओम है। तो क्या होगा कि ये कुछ ड्रॉप कर लेगा। कितना ड्रॉप कर लेगा? जैसे मान लीजिए V10 है और R कितना है? 2 है। R कितना है? टोटल R कितना है? ठीक है, सीरीज में, तो वोल्ट हमारा क्या है? 10, V इक्वल टू आई आर, और सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 7, R 7 हो जाएगा, तो I से R इक्वल टू 7। देखिए 10, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/7। अब देखिए एक्रॉस 2 ओम के एक्रॉस निकालेंगे तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो V इक्वल टू I कितना है? 10/7 ना, 10/7 इंटू 2। तो कुछ भी तो वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो क्या होगा कि अगर वोल्ट इसमें ड्रॉप होगा तो पूरी वोल्टेज हमारा लोड के पास नहीं जा पाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट होगा लो इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? V1 अगर निकालना है तो क्या होगा? V1 इक्वल टू V माइनस, ये क्या हो जाएगा? V माइनस, ये R कितना लिए थे? 2 ओम, यहाँ I इंटू R, ये R 2 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं I और V के वर्सेस में। तो मान लीजिए यहाँ कोई 10 ओम का 10 वोल्ट का सोर्स था, तो क्या होता था? आइडियल में कांस्टेंट ग्राफ बनता था, बट देखिए प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होता है कि ये ग्राफ डिक्रीज करता है। ये ग्राफ क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकल सोर्स बोलेंगे। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है? प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है? अब देखिए मान लीजिए कि ये कोई, इसमें क्या होता है? रेसिस्टेंस हम लोग पैरेलल में लेते हैं, ये कोई करंट सोर्स है। जैसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या था कि इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग क्या लेते थे? सीरीज में लेते थे। इसको हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल में लेंगे। मान लीजिए ये R1 है और हमारा ये लोड है R2, ठीक है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए हम लोग 10 एम्पियर का करंट दिए, 10 एम्पियर का करंट देंगे, तो टोटल करंट थोड़ी जाएगा इस साइड, टोटल करंट नहीं जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, तो टोटल करंट तो यहाँ लोड रेसिस्टेंस के पास नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोलते हैं। इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। इक्वेशन क्या होगा इसका? मान लीजिए कि यहाँ I1 निकालना है, I1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए I1 निकालना है तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि ये मान लीजिए कि ये I2 है, तो क्या हो जाएगा? I1 माइनस I माइनस I2 हो जाएगा। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 माइनस I माइनस, ये I मान लेते हैं, I माइनस I2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल करंट सोर्स। हालांकि सब बेसिक टर्म है, हम लोग को न्यूमेरिकल में सोल्व करने में छोटा छोटा पॉइंट हेल्प करेगा। हम लोग कल तक हम लोग बेसिक टर्म को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे और उस पर हम लोग फिर न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे प्रीवियस ईयर। आज तक इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग
ओम्स लॉ को शुरू करेंगे।